नेक्स्ट है पाचन तंत्र। इसके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार चेक कर लीजिए। और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है। टेलीग्राम पर भी मैं डाल रहा हूँ, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, जठरस में कौन से एंजाइम होते हैं? जठरस, जठर का मतलब होता है अमाशय, हमारे पाचन तंत्र से संबंधित है। पाचन तंत्र में जो अमाशय है वो जो एंजाइम बनाता है भोजन को पचाने के लिए, उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं उस रस में? तो पहला ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज। ये ट्रिप्सिन है, ये अमाशय का एंजाइम नहीं है, जठर रस में नहीं होता है, ये अग्नाशय रस में होता है, तो ये कैंसिल हो गया। पेप्सिन ठीक है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, लाइपेज भी होता है। पेप्सिन होता है प्रोटीन को पचाता है, रेनिन होता है ये भी प्रोटीन को पचाता है, लेकिन दूध की प्रोटीन जो केसिन होती है उसको पचाने के लिए यूज आता है। और लाइपेज है, ये हर एक अलग अलग पाया जाता है। जो अमाशय में पाया जाता है उसको गैस्ट्रिक लाइपेज बोलते हैं। तो ये तीनों एंजाइम जठरस में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें 3 नंबर देखो, रेनिन है, म्यूसिन भी ठीक है, ट्रिप्सिन आ गया, ट्रिप्सिन नहीं होता। काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों है, अग्नाशय रस में होते हैं, छोटी आंत में पाचन होता है इस एंजाइम से। तो ये बार हो गया, रेनिन पेप्सिन है, इन तीनों एंजाइम इसमें मैच कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो गया बी। दूसरा देखो, पित्त रस का निर्माण होता है। पित्त रस किसको बोलते हैं? पित्त नाम से आप समझ लेना यकृत है। तो पाचन में यकृत का भी महत्वपूर्ण रोल होता है, वसा के पायसीकरण में होता है, वसाओं को पचाने में सहायता करता है ये। तो पित्त रस का निर्माण होता है वो यकृत में होता है, आप ध्यान रखना। यकृत, निर्माण पूछे तो यकृत, और यदि पूछे कि पित्त रस का संग्रहण, संचय कहाँ होता है, तो वो होता है पित्ताशय में। पित्त, ये लीवर के ठीक आधारी भाग में पित्ताशय होता है। लीवर, यकृत में पित्त बनता है और संग्रह कहाँ होता है? पित्ताशय में, और पित्ताशय से छोटी आंत में छोड़ दिया जाता है। तो पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है, संग्रहण पित्ताशय में होता है, अमाशय में है नहीं, छोटी आंत अग्नाशय में होता नहीं। 3 नंबर देखो, मनुष्य का दंत सूत्र है। अब आपको बताया हुआ मेरा 4 दांत होते हैं, 4 टाइप के। कृंतक सबसे पहले आता है, कृंतक, फिर अदनक, फिर अग्र चर्वणक और चर्वणक, इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। इसमें देखो, आधे जबड़े का सूत्र होता है, गुणा 2 करते ही पूरे जबड़े का सूत्र आ जाएगा। आधा जबड़ा ऊपर नीचे वाला नहीं, ऊपर आधा नीचे आधा, ऐसे ही जबड़ा भी इधर, आधा जबड़ा इधर है आधा इधर है, तो गुणा 2 करोगे तो पूरे मुख के दांत आ जाएंगे। तो देखो 2/2, 2/1, 3/3, 2/2 ये नहीं है, क्योंकि हमारे जो कृंतक होते हैं वो 2/2, इसका फॉर्मूला होता है 21-23/21, मतलब 2/2 कृंतक, 1/1 रदनक, 2/2 अग्र चर्वणक और 3/3 चर्वणक। ये देख लो कितने हो गए, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 12, 4, 16। अब 16 आधा जबड़ा है तो इधर भी 16 कर दो, 16 दूनी 32 दांत हो गए। क्रम यही रहता है, ये इसके दांतों का क्रम है, कृंतक, रत्नक, प्रीमोलर और मोलर, अग्र चर्वणक और चर्वणक। तो आपको यदि ऐसे इसका तो दंत सूत्र ये हो ही गया। यदि पूछे उपले जबड़े में कितने होते हैं कुल दांत, तो ऊपर के जबड़े देखो, इसको जोड़कर गुणा 2 कर दो, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 8 दूना 16 ऊपर और 16 निचले वाले जबड़े में होते हैं। यदि ऐसे पूछ ले कि ऊपर जबड़े में रदनक दांत कितने होते हैं टोटल ऊपर के जबड़े में, तो 1, और इधर भी दूसरे जबड़े में भी 1, तो 2 हो गए, ऊपर जबड़े में 2, नीचे जबड़े में 2, तो टोटल कितने होते हैं? 4 रदनक दांत होते हैं। इस सूत्र से कैसे भी आप कोई से भी दांत निकाल सकते हो।
बस इसके डबल करने पड़ेंगे। फिर देखो चौथा, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है वो बतानी है, और कौन से दांत दूध के दांत में नहीं होते। कि दूध के दांत में कौन से दांत नहीं होते। तो मनुष्य में दूध के दांत 32 होते हैं, ध्यान रखना, और स्थायी दांत होते हैं 12। दूध के दांत कितने होते हैं? 20 और स्थायी दांत 12। 20 और 12 कितने हो गए? 32 हो गए। तो पहली बात तो दूध के दांत होते हैं 20, तो 20 दो ही ऑप्शन में, 12 तो स्थायी दांत होते हैं। स्थायी दांत मतलब केवल एक बार आते हैं जीवन में, और दूध के दांत 2 बार आते हैं। तो 12 तो कैंसिल हो गया, अब बच गया इनमें चर्वणक। मतलब कौन से दांत नहीं होते? चर्वणक और अग्र चर्वणक। तो अग्र चर्वणक नहीं होते दूध के दांत में। यदि एग्जाम में पूरे स्थायी दांत कितने होते हैं तो 12, दूध के दांत कितने होते हैं? 20। दूध के दांत में कौन से दांत नहीं होते? अग्र चर्वणक नहीं होते। और वैसे देखा जाए तो चर्वणक में जो अक्कल जाड़ होती है वो भी नहीं होती दो, लेकिन आपको ये मानना है अग्र चर्वणक तो पूरे ही नहीं होते, 20 और अग्र चर्वणक। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5, पेप्सिन का स्रवण अमाशय की किन कोशिकाओं द्वारा होता है? तो पेप्सिन का स्रवण अमाशय की किन कोशिकाओं द्वारा होता है? ऑक्जेंटिक अम्लजन, पेराइटल कोशिका, जाइमोजन या मुख्य कोशिका और बीटा कोशिका। तो इसमें देखो जाइमोजन या चीफ कोशिका, मुख्य कोशिका द्वारा पेप्सिन का स्रवण होता है। पेप्सिन ऊपर आया था, अमाशय से स्रावित होता है, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। और जाइमोजन या मुख्य कोशिका, इसको चीफ कोशिका भी लिख सकता है एग्जाम में, चीफ मतलब मुख्य, या जाइमोजन एक ही बात है। इसके द्वारा पेप्सिन का स्रवण होता है। और ये दो कोशिका है ना, ऑक्जेंटिक तो इंग्लिश में बोलते हैं, अम्लजन हिंदी में बोलते हैं। अम्लजन और पेराइटल कोशिका द्वारा किसका स्रवण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, HCl का स्रवण होता है। यदि एग्जाम में पूछ दे कि HCl का स्रवण अमाशय की किन कोशिकाओं द्वारा आता है, तो ये दो कोशिकाएं याद रखना। और पेप्सिन का स्रवण इन कोशिकाओं द्वारा। ये बीटा कोशिका है, ये अग्नाशय में होती है, इंसुलिन का स्रवण करती है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा जाइमोजन या मुख्य कोशिका। और छठा क्वेश्चन देखो, दूध की प्रोटीन केसिन को पचाने वाला एंजाइम है। ऊपर मैंने बताया था आपको, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, रेनिन, ये सभी प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम है, ध्यान रखना। पेप्सिन अमाशय में होता है, प्रोटीन को पचाता है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन अग्नाशय रस में होता है, ये छोटी आंत में पचाता है, प्रोटीन को ही पचाता है। और रेनिन भी प्रोटीन को पचाता है। बस फर्क इतना है कि दूध की प्रोटीन केसिन होती है, उसको पचाने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है रेनिन, जो कि अमाशय में होता है, वो ही पचाता है। और अन्य प्रोटीन को पचाने के लिए ये सब है। अमाशय की पूछे तो पेप्सिन है, और अमाशय में जो दूध की प्रोटीन केसिन को पचाने के लिए रेनिन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी प्लेलिस्ट में भी अलग अलग डाल रखा है मैंने। अमाशय पढ़ना है तो अमाशय, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जितने भी तंत्र है वो 4th ग्रेड से लेकर 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड, नीट की तैयारी में भी यूजफुल है। आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में देख सकते हैं, और आप जाते समय इसको देख के जरूर जाइए। एग्जाम में पूरे चांस है इनके आने के। और बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में बताता हूँ मैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव में स्तन ग्रंथियां किस प्रकार की होती है? अंतःस्रावी और बहिस्रावी दो होती है। तो बहिस्रावी के टाइप है ये सभी, जो अपना स्राव बाहर की ओर उत्सर्जित करती है। तो बहिस्रावी के प्रकार है। स्तन ग्रंथि भी एक बहिस्रावी ग्रंथि है। होलोक्राइन, एपोक्राइन, मीरोक्राइन और एक्राइन। तो स्तन ग्रंथियां है वो एपोक्राइन होती है, ध्यान रखना। कुछ स्वेद ग्रंथियां, तेलीय ग्रंथियां भी इनमें आती है, होलोक्राइन, मीरोक्राइन, एक्राइन में। लेकिन अधिकांश ये प्रश्न पूछते हैं स्तन ग्रंथियां किस में आती है? एपोक्राइन में। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, आपको
याद रखना है। यकृत है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है मनुष्य में सबसे बड़ी लार ग्रंथि। इसके दो क्वेश्चन आते हैं कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि होती है। पहला क्वेश्चन तो ये आता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, ध्यान रखना। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है। तो तीनों ही लार ग्रंथियां एक एक जोड़ी होती है। एक जोड़ी पेरोटिड लार ग्रंथि होती है जो कान के नीचे होती है और मुंह में खुलती है। दूसरी सब मैक्सिलरी होती है। सब मैक्सिलरी इसका दूसरा नाम है सब मैंडिबुलर। ये होती है जबड़ों में या गाल में होती है और मुख में खुलती है। एक सब लिंगुअल, लिंगुअल मतलब जीभ, जीभ के नीचे होती है। ये तीन जोड़ी लार ग्रंथि होगी, एक जोड़ी, दो जोड़ी और 3 जोड़ी। तो क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ी मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, तो क्या हो जाएगा, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। और इसने पूछा है सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, तो कान के नीचे होती है जो जबड़ों के बीच खुलती है। पेरोटिड लार ग्रंथि होती है वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। एक हाइपोग्लोसन नाम है, ये लार ग्रंथि नहीं है, एक क्रेनियल नर्व है। 12 जोड़ी जो क्रेनियल नर्व होती है, तंत्रिका, कपालीय तंत्रिका, उसका नाम है। फिर देखो 10वां क्वेश्चन, बिना पाचन के सीधे ही अवशोषित होने वाला पदार्थ कौन सा होता है। तो बिना पाचन के सीधे ही अवशोषित होने वाला पदार्थ, देखो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन 3 का तो पाचन होता है, अमाशय में हो जाता है, छोटी आंत में हो जाता है, ग्रहणी में, इनमें हो जाता है। विटामिन का पाचन नहीं होता है कभी भी, ये सीधे ही छोटी आंत द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। तो पाचन न होने वाला पदार्थ क्या है, विटामिन। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। पर्नीशियस एनीमिया आरबीसी की कमी से होता है, रुधिर की कमी से। लेकिन कुछ विटामिन है जो रुधिर बनाने में सहायता करते हैं, तो वो कौन सा विटामिन है जिससे पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है, जिसकी कमी से, वो होता है विटामिन बी 12। आपको याद रखना है विटामिन बी 12। विटामिन बी कई टाइप के होते हैं। विटामिन बी9 फोलिक एसिड होता है। सी, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और एस्कोर्बिक अम्ल बोलते हैं इसको। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, इससे बेरी रोग हो जाता है। आपको पर्नीशियस एनीमिया है वो विटामिन बी 12 की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, बिलीरुबिन और बिलवर्डिन का निर्माण होता है। ये बिलीरुबिन और बिलवर्डिन क्या चीज होते हैं, हमारा जो यकृत है वो पित्तरस बनाता है। तो संचय कहाँ होता है, पित्ताशय में, और पित्तरस होता है उसी में होता है ये बिलीरुबिन और बिलवर्डिन। तो सीधी सी बात है, बिलीरुबिन बिलवर्डिन का निर्माण मतलब पित्तरस का निर्माण कौन करेगा, अभी पीछे क्वेश्चन में आया था यकृत करता है, इसका उत्तर हो जाएगा यकृत। यकृत के द्वारा बिलीरुबिन और बिलवर्डिन का निर्माण होता है। ये क्या है कि यकृत पित्तरस बनाता है। पित्तरस 2 चीज से मिलकर बना होता है, पित्त वर्णक और पित्त लवण। पित्त वर्णक होते हैं ना, उनका नाम है बिलीरुबिन और बिलवर्डिन, और पित्त लवण है उसका सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टेरोकोलेट, ये कुछ पित्त लवण है। और पित्त रस का काम क्या होता है, जो यकृत बनाता है वो वसा होती है जो भोजन में, उसका पायसीकरण मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है, वसा का पायसीकरण, ताकि वसा का पाचन एंजाइमों द्वारा आसानी से हो जाए। ये कुछ पाचन तंत्र के हैं, ये आप देख के जाइए, इसमें से क्वेश्चन जरूर पड़ेगा।